गुप्त रूप से अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था। अगर मैं यहाँ शरण नहीं मांग रहा होता तो क्या मैं कचरे के इस टुकड़े की सेवा कर रहा होता? और उसने मुझे लगभग मार ही डाला। वह वास्तव में सोचता है कि वह कुछ खास है। अगर उसके अंगरक्षक के रूप में प्रारंभिक आरोहण लोक में वरुण प्रांत के बुजुर्ग की उपस्थिति नहीं होती तो क्या कचरे का यह टुकड़ा मेरी चापलूसी के लायक होता? अपने दिल में पर्वत सिंह ने हमेशा जबिन को नीचा दिखाया था। हालांकि जबिन की स्थिति बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी युद्ध कला प्रतिभा वास्तव में दयनीय थी। यह केवल एक उल्लेखनीय अवसर था जो उसे 10 साल से अधिक समय पहले मिला था, जिसने जबिन की साधना को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति दी। अन्यथा कचरे का यह टुकड़ा उसके जूते ले जाने के लायक भी नहीं होता। बेशक पर्वत सिंह केवल अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। सतह पर उसने अभी भी एक सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखा। आखिरकार वह अब अपनी जान बचाने के लिए जबिन पर निर्भर था। हम अच्छा है कि तुम जानते हो, तुम सब जा सकते हो। सुंदरी मिलने के बाद फिर मुझसे मिलना, जबिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। जी युवा मालिक जबिन। जबिन के शब्दों को सुनकर युगवीर और पर्वत सिंह ने जल्दी से सिर झुकाया और पीछे हट गए। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में विराट ने जल्दी से एक निम्न श्रेणी का नवीन रैंक का रक्षात्मक लवादा और एक निम्न श्रेणी की नवीन रैंक की लंबी तलवार को परिष्कृत किया। प्रारंभिक चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर उसकी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ निम्न श्रेणी के नवीन रैंक के जादुई हथियार को परिष्कृत करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन दो जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के बाद विराट ने महाबंधन व्यूह की प्लेट की मरम्मत की और महास्वर्ण कवच ताबीज के एक जत्थे को फिर से बनाया। अपनी साधना के सुधार के साथ इस बार उसने जो महास्वर्ण कवच ताबीज परिष्कृत किए वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि इस बार उसके द्वारा परिष्कृत किए गए महास्वर्ण कवच ताबीज के इस जत्थे की रक्षात्मक शक्ति अभी भी उस आक्रामक गुप्त खजाने की पूरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी जिसे मोटे ने उस दिन दागा था, लेकिन यह कम से कम इसे आधे से अधिक कमजोर कर सकती थी। कम से कम यह सुनिश्चित कर सकता था कि महास्वर्ण कवच ताबीज द्वारा गठित सुनहरे कवच को तोड़ने के बाद आक्रामक गुप्त खजाना उसके अपने रक्षात्मक जादुई हथियारों को नहीं तोड़ेगा। यह सब पूरा करने के बाद विराट की आकृति चमक गई और वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानांतरण प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्रकाश की एक चमक और विराट की आकृति तुरंत गायब हो गई, प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गई। लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद प्राचीन महाद्वीप में विराट की यात्रा की गति प्रतिदिन 20,000 ली तक पहुंच गई। धारा तक पहुंचने में अब केवल 1.5 दिन लगते थे और आने जाने में केवल 3 दिन लगते थे। विराट एक बार में धारा से 500 झांग पानी ले जा सकता था। उसने धारा से 500 झांग पानी से एक 1.5 बोतल भरी, फिर घास के मैदान से बड़ी मात्रा में घास काटी और घास के मैदान को छोड़कर प्राचीन महाद्वीप में अनंत परम मीनार के स्थानांतरण बिंदु पर लौट आया ताकि मीनार उसे वापस भेज सके। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद विराट ने प्राचीन महाद्वीप की घास के पहाड़ों और अपने आसपास बड़ी संख्या में जेड की बोतलों को देखा और एक पल के लिए विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। 3 साल से अधिक समय बीत चुका है जब वह और चंपा विशालपुर से उत्तर में युमेश राजवंश के लिए निकले थे। इस दौरान वह कभी भी दक्षिणी महाद्वीप नहीं लौटा, जिसका मतलब है कि प्राचीन महाद्वीप से जो संसाधन वह लाया था उन्हें वापस नहीं किया गया है। समय को देखते हुए उसने अपनी रवानगी से पहले दक्षिणी महाद्वीप के लिए जो संसाधन तैयार किए थे वे लगभग खत्म हो गए होंगे और वापस जाने और उन्हें वापस तलवार संप्रदाय भेजने का समय आ गया है। हालांकि युमेश शाही शहर शक्तिशाली हस्तियों से भरा है। क्या वहां स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सुरक्षित है? क्या स्थानांतरण के दौरान इसका पता चल जाएगा? यदि स्थानांतरण व्यूह के रहस्य का पता चल जाता है तो यह एक परेशानी भरा मामला होगा। यह सोचते हुए विराट ने अनंत परम मीनार के साथ संवाद किया, यह पूछताछ करते हुए कि क्या बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए सीधे अनंत परम मीनार के भीतर स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना संभव था। यदि अनंत परम मीनार के भीतर स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया जा सकता है तो सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होगी। अनंत परम मीनार से सकारात्मक उत्तर मिलने पर विराट बहुत खुश हुआ। तो इसके बाद विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। उसी समय उसके निर्मल अवतार ने भी दक्षिणी महाद्वीप में अपने निवास में एक समान स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। विराट ने इस स्थानांतरण व्यूह को जो सीधे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से जुड़ता है स्थानांतरण केंद्र पर रखने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई गलती से अंदर घुस गया और सीधे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर चला गया तो अनंत परम मीनार का रहस्य उजागर हो जाएगा। अनंत परम मीनार उसका सबसे बड़ा रहस्य और उसका सबसे बड़ा भरोसा था। विराट बहुत अधिक लोगों को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने के बाद विराट ने प्राचीन महाद्वीप के संसाधनों को एक एक करके वापस भेज दिया। दक्षिणी महाद्वीप औषधि भवन के जुबैदा के कीमिया कक्ष में। ग्रैंडमास्टर जुबैदा, देखिए मैं आपके लिए क्या अच्छी चीजें लाई हूं। वानिया जुबैदा के कीमिया कक्ष में दौड़ी, उत्साह से उसे पुकारा। उसने नलिनी, माया, गुरु भूपति, वेद प्रकाश और अन्य लोगों के साथ नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण में कई साल बिताए। उन्होंने व्यावहारिक रूप से पूरे खंडहरों को छान मारा और एक बड़ी संपत्ति बनाई। जय युग संप्रदाय को पूरी तरह से साफ करने के बाद वह और नलिनी दक्षिणी महाद्वीप लौट आए। विराट और यामिनी के संपर्क और प्रतिशोध के डर से वह दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर अपने पिता विराट या अपनी मां यामिनी के पास नहीं गई। इसके बजाय वह सीधे जुबैदा के कीमिया कक्ष में गई। नन्ही वानिया, तुम मेरे लिए क्या अच्छी चीजें लाई हो। जुबैदा ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया, प्यार से मुस्कुराते हुए। ग्रैंड मास्टर जुबैदा, कृपया देखें, वानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ की एक लहर के साथ कीमिया कक्ष में तुरंत एक विशाल रसविद्या भट्टी दिखाई दी। पूरी भट्टी से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह दृश्य देखकर जुबैदा तुरंत हैरान रह गई और प्राचीन दिखने वाली रसविद्या भट्टी को छूने के लिए दौड़ी। हिस, यह एक उच्च श्रेणी की नवीन रैंक की रसविद्या भट्टी है। जुबैदा ने भट्टी की सावधानीपूर्वक जांच की और इसकी श्रेणी को पहचानते ही वह हाँफने लगी। नन्ही वानिया, तुम्हें यह रसविद्या भट्टी कहां से मिली? जुबैदा ने वानिया की ओर मुड़कर आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा। रसविद्या भट्टियां साधारण जादुई खजानों की तरह नहीं होती हैं। ऐसे जादुई खजानों की आवश्यकता केवल कीमियागरों को होती है। साधारण हथियार रिफाइनर शायद ही कभी उन्हें बनाते हैं, क्योंकि रसविद्या भट्टियां साधारण जादुई खजानों की तुलना में बेचना बहुत कठिन होती हैं। इसलिए उच्च श्रेणी की रसविद्या भट्टियां साधारण उच्च श्रेणी के जादुई खजानों की तुलना में बहुत दुर्लभ होती हैं। उसने विराट से कई बार इसका उल्लेख किया था, उसे नवीन रैंक की रसविद्या भट्टी खोजने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन विराट ने अभी तक उसे कोई खबर नहीं दी थी। अप्रत्याशित रूप से विराट की बेटी वानिया ने वह हासिल कर लिया था जो विराट ने अभी तक नहीं किया था। इसके अलावा वह एक उच्च श्रेणी की नवीन रैंक की रसविद्या भट्टी हासिल करने में भी कामयाब रही थी। जुबैदा हैरान और खुश दोनों थी। ग्रैंडमास्टर जुबैदा, यह वानिया द्वारा नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय नामक एक साइट पर प्राप्त किया गया था। वानिया ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच कहा। उनके दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद यह मामला उजागर होना तय था, क्योंकि नलिनी, गुरु भूपति, वेद प्रकाश और अन्य लोग निश्चित रूप से उन खजानों को ले जाएंगे जो उन्होंने जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्राप्त किए थे, ताकि उन्हें युद्ध पुण्य के बदले खजाना विभाग में बदला जा सके। और एक बार जब वे खजाना विभाग में युद्ध पुण्य के बदले इतने सारे खजाने निकालेंगे तो यह निश्चित रूप से उसके पिता विराट को सचेत करेगा। एक बार जब विराट ने इस मामले पर ध्यान दिया तो उससे इसे छिपाना लगभग असंभव होगा। नन्ही वानिया, तुम सालों से लापता हो, क्या तुम जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण ले रही हो? जुबैदा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वानिया कई सालों से चली गई थी और जुबैदा सोच रही थी कि छोटी लड़की कहां चली गई है, इतने लंबे समय से दिखाई नहीं दे रही है। पहले जब वानिया दक्षिणी महाद्वीप में थी वह हर कुछ दिनों में कीमिया कक्ष में आती थी, या तो उसे या रूहानी को ढूंढती थी, लेकिन इस बार वह बिना किसी निशान के कई सालों से गायब थी। जी, नन्ही वानिया पिछले कुछ सालों से जय युग संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण ले रही है।
वान्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। तुम छोटी शैतान, तुम इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण क्यों लेती हो? घर भी पहले नहीं आती? जुबैदा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सच कहूं तो वह वान्या के बारे में बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह कई सालों से गायब थी। अपने दिल में वह वान्या को पूरी तरह से अपनी बेटी मानती थी। वान्या के लिए उसकी देखभाल और प्यार विराट के लिए उससे कम नहीं था। ग्रैंड मास्टर जुबैदा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नन्ही वान्या इस प्रशिक्षण यात्रा पर अकेले नहीं गई थी। ग्रैंड मास्टर अंकल और छठे ग्रैंड मास्टर अंकल भी मेरे साथ हैं। वान्या ने ढाल के रूप में वेद प्रकाश और भवनी दत्त का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। यह सुनकर जुबैदा को राहत मिली, लेकिन वह फिर भी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हारे ग्रैंड मास्टर अंकल और छठे ग्रैंड मास्टर अंकल वास्तव में कुछ हैं। वे इतने बूढ़े हैं, फिर भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। वास्तव में सच कहूं तो वेद प्रकाश और भवनी दत्त इतने बूढ़े नहीं थे। आखिरकार सबसे पुराने वेद प्रकाश भी अभी भी 1000 साल से कम के थे। वेद प्रकाश के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह उम्र अविश्वसनीय रूप से युवा थी। हालांकि जुबैदा की नजर में तलवार संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ सदस्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से युवा नहीं थे। यह सुनकर कि वान्या के साथ उसके 2 वरिष्ठ भाई थे, जुबैदा ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। हालांकि वेद प्रकाश और भवनी दत्त कभी कभी मजाक करना पसंद करते थे, फिर भी उन्हें वान्या के मामले में अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर जुबैदा, इस रस विद्या भट्टी के अलावा मेरे पास आपको देने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। वान्या जुबैदा के साथ इस बारे में बहुत अधिक बात नहीं करना चाहती थी। आखिरकार अगर वह बहुत ज्यादा बात करती तो वह उस वान्या गठबंधन के बारे में सच्चाई भी उजागर कर सकती थी जो उसने बनाया था। वह जुबैदा से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। ओह नन्ही वान्या, इस रस विद्या भट्टी के अलावा तुम्हारे पास और क्या अच्छी चीजें हैं? जुबैदा ने आश्चर्य से पूछा। अकेले इस 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली रस विद्या भट्टी ने उसे पहले ही एक बड़ा आश्चर्य दिया था। इतनी उच्च श्रेणी की रस विद्या भट्टी के साथ उसे भविष्य में 9वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने के साथ प्रयोग करते समय इतना संकोच नहीं करना पड़ेगा। भट्टी के फटने के जोखिम के बारे में चिंता करते हुए ग्रैंड मास्टर जुबैदा, कृपया देखें। वान्या ने अपने छोटे हाथ को लहराते हुए कहा और अचानक जेड की बोतलें उसके सामने तैरने लगीं। अपने छोटे हाथ की एक और लहर के साथ वान्या ने जेड की बोतलों पर से स्टॉपर्स खींच लिए और गोलियां बाहर कूद गईं। इन गोलियों में से प्रत्येक से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। स्पष्ट रूप से वे सभी 9वीं रैंक या उससे ऊपर की उच्च श्रेणी की गोलियां थीं। यह दृश्य देखकर जुबैदा का चेहरा अपार खुशी से चमक उठा। नन्ही वान्या, तुम सच में मेरी छोटी प्यारी हो। यह उपहार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जुबैदा ने कहा। वान्या को उठाने और उसके गाल पर एक बड़ा चुंबन देने से खुद को नहीं रोक सकी। संदर्भ के रूप में इन उच्च श्रेणी की गोलियों के साथ वह भविष्य में 9वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत करते समय परीक्षण और त्रुटि की बहुत सारी कठिनाई को कम करने में सक्षम होगी। ही जब तक ग्रैंड मास्टर जुबैदा खुश हैं, वान्या ने मुस्कुराहट के साथ कहा। दक्षिणी महाद्वीप, खजाना विभाग, हॉल, वेद प्रकाश, भवानी दत्त, गुरु भूपति, नलिनी और अन्य लोगों ने युद्ध पुण्य के बदले खजाने का एक बड़ा ढेर निकाला। जय युग संप्रदाय के खंडहरों में उनके वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा हासिल किए गए खजाने और संसाधन अनगिनत थे। हालांकि उन्होंने प्रत्येक अधिग्रहण का आधा हिस्सा वान्या को दिया और शेष आधा आपस में बांट लिया। फिर भी उन्होंने एक भाग्य जमा कर लिया। जय युग संप्रदाय के खंडहरों में सूर्य संप्रदाय के खंडहरों जितने ही खजाने थे, इसलिए उनका लाभ सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में विराट की फसल से भी अधिक था। आखिरकार जब विराट ने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में प्रशिक्षण लिया तो उसे खजाने के लिए दिव्य पवन महल के शिष्यों और जबिन और यतिन जैसे वरुण प्रांत के शिष्यों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन जय युग संप्रदाय के खंडहरों में वे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के लूटने के लिए स्वतंत्र थे। खजाने का इतना विशाल संग्रह जमा करने के बाद दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर वे तुरंत युद्ध पुण्य के लिए उन्हें बदलने के लिए खजाना विभाग पहुंचे। ये खजाने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत कम उपयोग के थे। कुछ उपयोगी जादुई कलाकृतियों को रखने के अलावा उन्होंने बाकी को युद्ध पुण्य के लिए बदल दिया। भले ही ये खजाने कितने ही कीमती क्यों न हो, उन्हें ताकत में नहीं बदला जा सकता था। केवल उन्हें युद्ध पुण्य के लिए बदलकर और फिर उन पुण्यों का उपयोग करके तलवार संप्रदाय की महाब्रह्म ज्ञान गोली, नई मज्जा शुद्धि गोली और प्राचीन रून गोली जैसी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान गोलियां हासिल करके वे जल्दी से अपनी शक्ति में बदल सकते थे। जब वेद प्रकाश, भवनी दत्त, गुरु भूपति, नलिनी और अन्य लोगों ने खजाना विभाग के मुख्य हॉल में एक के बाद एक भारी मात्रा में खजाने और संसाधन निकाले तो इसने तुरंत पूरे हॉल को सचेत कर दिया। यहां तक कि दिव्य पवन महल के कई आरोहण लोक के बुजुर्ग भी तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़े। जब दिव्य पवन महल के इन आरोहण लोक बुजुर्गों ने देखा कि वेद प्रकाश और उसका समूह 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली जादुई कलाकृतियां भी पेश कर सकता है तो वे तुरंत खुश हो गए। उनकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। साथी दांववादी वेद प्रकाश, आपको ये खजाने कहां से मिले? साथी दांववादी वेद प्रकाश, क्या आपने नवधारा महाद्वीप में किसी संप्रदाय के खंडहर की खोज की? क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? साथी दांववादी वेद प्रकाश, क्या आपको अपने प्रशिक्षण के दौरान एक रक्षक की आवश्यकता है? केवल 1 लाख युद्ध पुण्य के लिए मैं 1 साल तक आपकी रक्षा करूंगा। 1 लाख युद्ध पुण्य, आप हारेंगे नहीं। आप 1 साल तक आपकी रक्षा करने के लिए एक शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञ प्राप्त कर सकते हैं। यह सौदा बिल्कुल उचित है। क्या आप इस पर विचार नहीं करना चाहते? एक ही पल में पूरा खजाना विभाग हंगामे में था। दिव्य पवन महल के बड़ी संख्या में आरोहण लोक बुजुर्गों ने वेद प्रकाश और उसके समूह को घेर लिया। सभी पुकार रहे थे। तलवार संप्रदाय में अपने वर्षों के दौरान उन्होंने वास्तव में महसूस किया था कि युद्ध पुण्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पर्याप्त युद्ध पुण्य के साथ यहां तक कि उनके जैसे शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञ भी अपनी साधना की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। तलवार संप्रदाय में युद्ध पुण्य साधना के स्तर के बराबर है। पर्याप्त युद्ध पुण्य के साथ आपके साधना के दायरे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपकी साधना को आसानी से सुधारने और अगले दायरे में जाने के लिए पर्याप्त खजाने और संसाधन है। जहां तक दायरे की बाधाओं का सवाल है, पर्याप्त युद्ध पुण्य के साथ यह एक तुच्छ मामला है। एक ब्रेक थ्रू पिल काफी नहीं है तो 2 लो। क्या 2 गोलियां अभी भी टूटने में विफल रहती हैं? आपकी युद्ध कला की नींव को नुकसान पहुंचाती है। पर्याप्त युद्ध पुण्य के साथ एक क्षतिग्रस्त युद्ध कला की नींव कुछ भी नहीं है। तलवार संप्रदाय के पास आपकी युद्ध कला की नींव को ठीक करने के लिए सभी प्रकार की गोलियां हैं। यह गारंटी देने के लिए एक गोली काफी है कि आपकी क्षतिग्रस्त युद्ध कला की नींव न केवल अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाएगी बल्कि पहले से भी बेहतर होगी। यह वास्तव में सबसे उत्तम युद्ध कला की पवित्र भूमि है। बेशक यह सब प्राप्त करने की पूर्व शर्त पर्याप्त युद्ध पुण्य होना है। युद्ध पुण्य के बिना सब कुछ सवाल से बाहर है। इसलिए दिव्य पवन महल के आरोहण लोक बुजुर्ग अब तलवार संप्रदाय में युद्ध पुण्य के बारे में अपमानजनक हद तक कट्टर हैं। वे अब केवल 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों के बदले युद्ध पुण्य का पीछा नहीं कर रहे थे। तलवार संप्रदाय के भीतर 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों से कहीं बेहतर अनगिनत खजाने थे। युद्ध पुण्य अर्जित करने के लिए दिव्य पवन महल के इन बुजुर्गों ने सभी पड़ावों को पार कर लिया। तलवार संप्रदाय से लगभग किसी भी मिशन को स्वीकार किया जब तक कि यह युद्ध पुण्य लाया। जहां तक चेहरे के मुद्दे का सवाल है, वह क्या था? क्या इसका उपयोग गोली के रूप में साधना में सुधार करने के लिए या 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने के बदले किया जा सकता है? वास्तव में आरोहण लोक के इन बुजुर्गों ने भी नवधारा महाद्वीप पर संप्रदाय के खंडहरों की खोज करने की कोशिश की थी। बस एक संप्रदाय के खंडहर को खोजना युद्ध पुण्य की अकल्पनीय आंधी होगी। हालांकि नवधारा महाद्वीप विशाल और असीम था।
इतने विशाल महाद्वीप पर एक बड़े प्राचीन संप्रदाय के खंडहर को खोजना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। हर कोई आयु की तरह नहीं था जिसके पास बहुत बड़ा भाग्य था और जहां भी वह जाती थी खजाने का सामना करती थी। सूर्य संप्रदाय और जय युग संप्रदाय के खंडहर पूरे नवधारा महाद्वीप पर भी दुर्लभ थे। आयु और वान्या के मिलने का कारण यह था कि आयु की किस्मत कल्पना से परे थी। जहां तक दिव्य पवन महल के आरोहण लोक बुजुर्गों का सवाल है, भले ही उन्होंने पूरे नवधारा महाद्वीप में लगन से खोज की हो, उन्हें एक भी सभ्य प्राचीन संप्रदाय का खंडहर नहीं मिल सकता है। उन्होंने छोटे प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों को भी सार्थक नहीं माना, क्योंकि उन छोटे संप्रदाय के खंडहरों में 9वीं श्रेणी के खजाने भी नहीं थे और भले ही उन्हें वे मिल जाते, वे उन्हें बहुत अधिक युद्ध पुण्य के बदले नहीं बदल पाते। इसलिए नवधारा महाद्वीप की खोज करना एक थैंकलेस काम था, जिसमें बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिसमें संबंधित लाभ की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए दिव्य पवन महल के ये आरोहण लोग बुजुर्ग नवधारा महाद्वीप को खोजते हुए निरुद्देश्य भटकने के बजाय खजाना विभाग हॉल में दृश्यमान कार्यों को स्वीकार करना पसंद करते थे। अपने आसपास आरोहण लोक विशेषज्ञों के इस बड़े समूह को देखकर वेद प्रकाश बेहद गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। हा, किसने सोचा होगा कि वह वेद प्रकाश का इतना शानदार दिन होगा। इससे पहले कि वह कंगाल था, दिव्य पवन महल के इन आरोहण लोक बुजुर्गों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, यहां तक कि उसे दूसरी नजर भी नहीं दी। अब जबकि उसकी जेबें भरी हुई थीं, यहां तक कि दिव्य पवन महल के शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञों को भी उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। वेद प्रकाश जितना इसके बारे में सोचता था, उतना ही वह आत्मसंतुष्ट होता गया और एक पल के लिए उसका चेहरा गर्व से लाल हो गया और मुस्कान से भर गया। हालांकि जैसे ही वेद प्रकाश अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस कर रहा था और दिखावा करना चाहता था, अचानक उसने एक सफेद आकृति को खजाना विभाग हॉल के बाहर से अंदर आते देखा। इस आकृति को देखकर वेद प्रकाश की निगाहें तेज हो गईं और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। भतीजी अनन्या, आज के खजाना विनिमय के लिए इतना काफी है, मुझे पहले मेरा पहचान टोकन दो। वेद प्रकाश ने हड़बड़ी में अनन्या से कहा। जी सीनियर अंकल। यह सुनकर अनन्या ने अपना पहचान टोकन वेद प्रकाश को वापस सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर अंकल, इस खजाना विनिमय से कुल युद्ध पुण्य 7.5 करोड़ है, कृपया उन्हें स्वीकार करें। अनन्या के शब्दों को सुनकर हॉल गतिविधियों के शोर से गूंज उठा। दिव्य पवन महल के आरोहण लोक बुजुर्ग भूखे भेड़ियों की तरह वेद प्रकाश को एकटक घूरने लगे। 7.5 करोड़ युद्ध पुण्य, कितनी विशाल संपत्ति। यह झात होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय में एक युद्ध पुण्य बिंदु 18,000 रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 7.5 करोड़ युद्ध पुण्य पूरे 750 अरब रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। यहां तक कि एक अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति भी इतनी नहीं होगी, और वह भी एक अपेक्षाकृत धनी अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए। गरीब अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के पास इतनी बड़ी संपत्ति भी नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में वेद प्रकाश की वर्तमान संपत्ति एक अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर है। इसके अलावा हालांकि नाम मात्र के लिए तलवार संप्रदाय में एक युद्ध पुण्य 18,000 रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है, इसका वास्तविक मूल्य बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय में खजाने के लिए युद्ध पुण्य का आदान प्रदान आमतौर पर 50% छूट प्रदान करता है। इसका मतलब है कि वेद प्रकाश की वास्तविक कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक है। वह व्यावहारिक रूप से एक टाइकून है। अच्छा, बहुत अच्छा। पहचान टोकन स्वीकार करते समय वेद प्रकाश खुशी से झूम उठा। युद्ध पुण्य की इतनी बड़ी राशि के साथ उसे आने वाले लंबे समय तक साधना के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसे अब उस छोटी लड़की वान्या से महज एक मज्जा शुद्धि गोली के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वेद प्रकाश पहचान टोकन प्राप्त करने के बाद खिसकने वाला था, सफेद वस्त्र पहने वह आकृति उसके सामने आ गई। अंकल मास्टर वेद प्रकाश, अंकल मास्टर भवनी दत्त, आखिरकार आपने वापस आने का फैसला कर ही लिया। और नलिनी, बूढ़े भूपति, तुम सब मेरे साथ आओ। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चलते हुए वेद प्रकाश, भवनी दत्त, नलिनी, गुरु भूपति और अन्य लोगों की ओर देखा। खजाना विभाग में ऐसा हंगामा स्वाभाविक रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट की नजर से नहीं बचा। खबर मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंच गया। कई साल पहले जब वेद प्रकाश, भवनी दत्त, नलिनी और उसकी बेटी वान्या एक साथ गायब हो गए थे, तो उसे पहले से ही संदेह था कि ये लोग उससे कुछ छिपा रहे थे। और आज ये लोग एक साथ दक्षिणी महाद्वीप लौट आए थे और उनमें से प्रत्येक ने एक भाग्य कमाया था जिसने उसके शुरुआती संदेह की पुष्टि की। विराट के शब्दों को सुनकर वेद प्रकाश, जो खिसकने वाला था, जम गया। दूसरों ने एक दूसरे को देखा, अंततः लाचारी की भावना महसूस की। जो होना तय था वह आखिरकार आ गया था। यह देखकर कि बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनके पास विराट के निवास तक उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे, बात इतनी सीधी नहीं हो सकती। जमीन भी तो वहां था और वह आरोहण लोक के शुरुआती चरण वाला वरुण महल का एल्डर भी। माना कि पर्वत सिंह बेवकूफ है, लेकिन वह पूरा पागल नहीं है। वह ऐसे ही जमीन को साथ लेकर थोड़ी चला जाएगा। उसकी नजर जरूर उस आरोहण लोक वाले एल्डर पर रही होगी जो जमीन के साथ था। करण, नीलिमा ने अधीरता से कहा।